बच्चे देखो, आज हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अच्छा, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। एमसीक्यूज वाला 1 मार्कर वाला पेपर होने वाला है जो हमारा फर्स्ट टर्म है। तो इस टॉपिक में से आपके पास डेफिनेटली उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। एडमिशन चैप्टर का ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, जर्नल एंट्रीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तो आपने बच्चे टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन वाइज़ भी इम्पोर्टेंट है और जो 1 मार्कर्स के क्वेश्चंस आएँगे हमारे, चाहे एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है? तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक एडमिशन चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। फिर हमने एडमिशन चैप्टर के अंदर पढ़ा बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी जो हमारे पास टॉपिक है बच्चे वो है रीवैल्यूएशन। देखो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू। इस टॉपिक के अंदर बच्चे आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू मतलब उनकी वैल्यूज को चेक करते हैं कि क्या इनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। हम सभी को पता है, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने 11th क्लास ढंग से पढ़ी है, तो एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स को उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जो उसको हमने एक्वायर करने के लिए खर्च करी है। अब टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी मार्केट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग रीवैल्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे बच्चे, ए एंड बी आर पार्टनर्स। इन्होंने 2010 में एक बिजनेस स्टार्ट किया था और इस टाइम पे इन्होंने एक ऑफिस परचेज किया था, प्रॉपर्टी परचेज की थी वर्थ रुपीज 10 लाख रुपीज। अभी इन द 2021 ये सी को एडमिट करते हैं अपने बिजनेस में। और हम सभी को पता है जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो वो प्रॉफिट अर्न लॉस के साथ साथ एसेट्स और लायबिलिटीज में भी हिस्सेदार बन जाता है। तो अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपीज से बढ़ते बढ़ते हो चुकी है बेटा 80 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए की परचेज की थी, अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है 80 लाख रुपीज। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी पे इनको 70 लाख रुपीज का गेन हो रहा है। ठीक है। अब सी के आने के बाद सी इस प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार बन जाएगा अप टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्या करते हैं, क्या इस प्रॉफिट के अंदर सी का कोई हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से कोई लायबिलिटी भी हो सकती है जो पहले कम थी अभी ज़्यादा हो गई हो, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इस अकाउंट में हम सारी भी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट सी को किसी भी तरह का एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। जैसे कि इस केस में अगर हम यहाँ रीवैल्यू नहीं करते तो सी को बैठे बैठाए प्रॉपर्टी में 70 लाख रुपीज के अंदर उसका शेयर बढ़ गया, इंक्रीज मिल रहा है, उसको एडवांटेज हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे सी का कोई रोल नहीं था। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सो दैट जो भी हमारा न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको किसी भी तरह का डिसएडवांटेज एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू से या एडवांटेज ना हो, मतलब किसी भी तरह से उसको फायदा या नुकसान ना हो जो हमारी पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है। तो हम एक नॉमिन रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बच्चे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी नेचर बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर होती है बच्चे जी नॉमिनल, ये याद रखेंगे। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी जो छोटी छोटी मैं क्लास के बीच में आपको बताता हूँ। ये सब का सब आपका 1 मार्कर्स में किसी भी फॉर्म में हो पूछा जाएगा।
ठीक है जी, तो इसकी नेचर क्या हो गई बच्चे मेरी? नॉमिनल हो गई इसकी नेचर। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चे जैसे कि हमें पता है डेबिट साइड में हम लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट में क्या आएगा? लॉस। लॉस कब होगा बच्चे? अगर मेरी किसी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस। अगर मेरी किसी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। या फिर हमें कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है जी। हमें पता चलता है लायबिलिटी तो है बट बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चे जी क्या हो जाएगा? हमें लॉस। क्रेडिट में क्या आएगा? जस्ट अपोजिट, अगर कोई हमें फायदा हो रहा है तो। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो। लायबिलिटीज की वैल्यू कोई डिक्रीज हो गई तो। या अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स हमें पता चलती है। जैसे कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड आएगा, एक सेंटेंस आता है जी, देयर वाज अ टाइपराइटर विच इज अनरिकॉर्डेड नाउ टू बी रिकॉर्डेड। जो रिकॉर्ड नहीं था उसको आप रिकॉर्ड कीजिए। तो टाइपराइटर आपकी एसेट्स है, रिकॉर्डेड नहीं था तो आपके ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा तो आपको फायदा हो रहा है ना, एसेट्स की वैल्यू आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब इस अकाउंट का बच्चे हम टोटल करेंगे। टोटल अगर मेरा डिफरेंस आ रहा है डेबिट में तो वो हो जाएगा गेन या प्रॉफिट। क्रेडिट में आ रहा है तो बच्चे क्या हो जाएगा? लॉस। अब इम्पोर्टेंट चीज, ये गेन या लॉस जो भी होगा ये बच्चे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका सी से तो न्यू पार्टनर से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें रेशो भी कौन सी रहेगी? ओल्ड रेशो। रेशो भी कौन सी रहेगी? ओल्ड रेशो। आपने रेशो में कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, क्योंकि हमने अभी तक देखो कौन कौन सी रेशोज पढ़ी है। हमने ओल्ड रेशो भी पढ़ी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पढ़ी है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पढ़ी है। जो न्यू पार्टनर से रिलेटेड गुडविल होती है बच्चे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग में। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है, जो पहले से ही पड़ी हुई है, ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो ओल्ड रेशो में जाती है। और रीवैल्यूएशन भी कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चे? ओल्ड रेशो में। ये याद रखना है आपने। ये चीजें ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती हैं तो ओल्ड रेशो में। ये न्यू पार्टनर लेके आ रहा है कंपनसेटिंग पार्टनर्स को देने के लिए, उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए, तो ये कौन सी रेशो में जाएगा? हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, अभी हम रीवैल्यूएशन की बात करें, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करा दिया। तो रीवैल्यूएशन क्योंकि ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर से, तो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब अच्छा हम ये वाला कुछ पॉइंट्स करते हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, देखिए समझते हैं। कहता है पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ ₹5,000 हेंस टू बी अकाउंटेड। पहले समझते हैं बच्चे, देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो मुझे बताएंगे ये एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आनी चाहिए या क्रेडिट साइड आनी चाहिए? कोई भी बच्चा बताएगा? एनीवन? हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी? क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपको फायदा हुआ, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹1,500 नाउ टू बी अकाउंटेड। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मुझे सप्लायर्स को पैसा देना था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब बच्चे रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? लॉस। डेबिट साइड। डेबिट साइड, यस। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बच्चे किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेंगे मुझसे। ठीक है, सर एक बार फर्स्ट पॉइंट समझा दो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाला। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, देख देवांश, इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एसेट्स, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, रिकॉर्ड करेंगे। अब आप एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखना था? एसेट्स इंक्रीज हो गए या लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, डेबिट में क्या लिखना है? नुकसान। नुकसान या लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू घट गई या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई।
ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, अ क्रेडिटर ऑफ ₹600 विल नॉट बी क्लेम्ड हेंस टू बी रिटर्न बैक। 600 की क्रेडिटर्स हैं, वो क्लेम ही नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं मांग रहे, पता नहीं हमें किसको देना था, वो पैसा लेने नहीं आ रहे, हेंस टू बी रिटर्न बैक। बच्चों बताओ, डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं? क्रेडिट क्रेडिट साइड। यस, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। फायदा है। बाय क्रेडिटर 600, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी हम मैं आपको लेजर सिखा रहा हूँ, जर्नल की बात करेंगे। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए बच्चा पार्टी, क्रेडिट का टोटल है 5600, तो डेबिट का टोटल भी ये होना चाहिए। डिफरेंस कितना बचेगा जरा मुझे जल्दी से बताओ। ये मेरा गेन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड फोर्टी पार्टनर्स वन में। हंड्रेड कितना? 4100। ठीक है, इन ओल्ड रेशो। ये जो मेरा गेन आएगा 4100 रुपीज का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। यहाँ मैंने कॉमन लिख दिया टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर ए और बी होंगे सपोज ओल्ड पार्टनर्स, तो ए और बी की ओल्ड रेशो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इतने में देखिए किसी को कोई डाउट है तो दिखा रहा हूँ बच्चे इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जरा ध्यान से समझेंगे। मैं आपको जर्नल एंट्री का एक बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। आपका जो 1 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस होने हैं ना, चाहे उसमें एमसीक्यू हो, चाहे ऑप्शन वाला हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो, उसमें जर्नल एंट्री का भी पार्टिसिपेशन होता है बच्चे बहुत सारा, जो आपका नवंबर-दिसंबर में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी और स्कूल वाले में भी। तो जर्नल बहुत अच्छे से समझनी है। मैं जर्नल के लिए आपको एक बहुत सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ। भूलोगे नहीं, बार-बार जर्नल एंट्री आती रहेगी, तो उसके लिए एक तरीका मेरे से समझेंगे। देखिए, ये आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और ये डेबिट साइड है, तो इसकी जर्नल एंट्री करते टाइम मैं आपको लॉजिक तो बताऊँगा ही, बट रटने वाला शॉर्टकट तरीका, रीवैल्यूएशन अकाउंट की या किसी भी अकाउंट की जर्नल एंट्री करते टाइम, डेबिट साइड की जर्नल एंट्री करते टाइम वो वाला अकाउंट का नेम डेबिट में आएगा। क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री करते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में आएगा। सेम मेथड मैंने आपको फंडामेंटल चैप्टर में भी सिखाया था, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करता हूँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अमाउंट आ गया 1500। ये तो इसका शॉर्टकट सा तरीका हो गया। इसको अगर आप लॉजिकली समझेंगे, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड होती है बच्चे? क्रेडिट साइड। ठीक है, देखो पढ़ा था ना 11th में। और क्योंकि लॉस हो रहा है री, तो लॉसेस कौन सी साइड आते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इधर आओ जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की? इसकी जर्नल एंट्री लिखते टाइम रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में आएगा। तो दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच गया? डेबिट में। दूसरा वर्ड मींस अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो मेरी जर्नल एंट्री अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा, एक और चीज, अब ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है? एसेट्स। अब इसको लॉजिकली समझे तो, एसेट्स इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड। पढ़ा हुआ है ना हमने 11th क्लास में। फिर क्रेडिटर, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, तो जर्नल एंट्री लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड आ जाएगा क्रेडिट में। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच? 600। इसका लॉजिक, अगर लॉजिकली आप देखें, तो क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड डिक्रीज होती है? डेबिट साइड। ठीक है। फिर ये वाला जो गेन था मेरा, ये सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड है, तो इसकी मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4100 है, दो पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं गिवन था कि रेशो इक्वल है,
तो 2050 2050। देखो बच्चे, इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखिए, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द एडमिशन ऑफ जेड as a partner in the journal of X and Y who are sharing profits in the ratio of 2:3। Z बच्चे मेरा न्यू पार्टनर हो गया, X और Y ओल्ड पार्टनर्स हो गए, ओल्ड रेशियो 2:3 हो गई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बेसिकली एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो एक ही क्वेश्चन में। देखिए जी, वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। मुझे बताएंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा? फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री बताएंगे बच्चे लोग, इसकी जर्नल भी करेंगे हम, साथ साथ जर्नल भी सीख रहे हैं। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा जर्नल फर्नीचर एंट्री। अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आना बच्चे बहुत ज़रूरी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट हो गया बच्चे मेरे पास 10,000 10,000। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू। बच्चे देखेंगे यहीं से अब मेन काम हमारा शुरू हो गया, टू और बाय की कहानी हो गई है। थोड़ा थोड़ा सा हम लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। इंक्रीज्ड बाय 10,000 का मतलब है 10,000 से बढ़ गया। इंक्रीज्ड टू 40 का मतलब क्या हुआ? बढ़ के कितनी हो गई? 40,000 हो गई। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर है 20,000। बुक वैल्यू का क्या मतलब है? देखिए, ये हमारे पास एक्स और वाई की ओल्ड बैलेंस शीट पड़ी है। इस ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास यहाँ पे फर्नीचर है, ये फर्नीचर है 20,000 का, और नीचे आपको एडजस्टमेंट में बोला गया फर्नीचर इंक्रीज्ड टू ₹40,000, ये मतलब है। मुझे बताएं बच्चे, रीवैल्यूएशन में 20,000 आएगा या 40,000 आएगा? 20,000। 20,000, यस। और अगर यहाँ बाय होता तो 40,000 40,000। वेरी गुड। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बोलो बच्चे। फर्नीचर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 20,000। 20,000। बच्चे बार बार कह रहा हूँ, बहुत बहुत बात समझा इम्पोर्टेंट है। दीजिए। इसके बिना आपका ना फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, और एमसीक्यूज में तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो किसी को कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछेंगे। थर्ड पॉइंट, सो सेकंड पॉइंट एक बार दोबारा समझा दीजिए। बच्चे देखो क्या लिखा है। द सेकंड दोबारा बता देता हूँ, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। बच्चे टू और बाय से बहुत फर्क पड़ता है। टू मतलब बढ़ के 40,000 हो गई। बुक वैल्यू 20 थी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 है, बढ़ के 40,000 हो गई, तो 20,000 का गेन हो गया, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है बच्चे? ओके सर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ये मिसप्रिंट है, सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड ये है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ब्रॉट अप टू, एक तो टू है, ये बाय नहीं है। 120% हो गया बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू है 50,000, तो आप इसका 120% निकालेंगे, कितना आएगा? 60,000। बढ़ के 120% हो गया, तो आपको गेन कितने का हुआ बच्चे? 10,000 का ही तो गेन हुआ। 10,000। देखो घुमा घुमा के लिखा है। अब वो पहले उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी रुपीज में, फिर वर्ड लगा दिया टू। थर्ड में हम पढ़ रहे हैं जी, परसेंटेज में आ गया 120%। कोई भी चीज 100% होती है ना, तो 20% ही तो फायदा हुआ। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 50,000 का 20% निकाल लें। और यहाँ टू लिखा है, बाय नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बढ़ के 60,000 हो गई, 10,000 का फायदा हो गया। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%।
अंडर वैल्यूड। बच्चे अंडर वैल्यूड का मतलब जल्दी से बताएं कोई भी बच्चा, अंडर वैल्यूड का मतलब? तो 10% कम लिखा था पहले। हाँ, अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम लिखा है जबकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम लिखा है, अंडर वैल्यू किया हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैंने मिस्टर एक्स को अंडर एस्टिमेट किया, वो बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट था, मैंने अंडर एस्टिमेट किया उसको कि उसके 50s आएंगे, वो 90 ले आया। तो अंडर वैल्यू मीन्स अंडर एस्टिमेट, हमने कम लिखा हुआ है। ठीक है, कम लिखा है तो यानी कि रीवैल्यूएशन के पहले तो मुझे बताओ डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्रेडिट में। अमाउंट कितना जाएगा? 1800। 1800। 1800 into 10 upon 100 upon 10 can. देखो बच्चे, यहाँ पे ना बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। पहले तो अंडर वैल्यूड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, हमने अंडर एस्टिमेट किया, वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अब बच्चे डायरेक्टली 18,000 का 10% निकाल देते हैं, नहीं। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है 18,000 और ये ऑलरेडी 10% कम लिखा हुआ है, यानी कि ये तो 90% लिखा हुआ है और मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए 100%। तो व्हाट विल आई डू? इसका देखो ये मतलब है, ये बैलेंस शीट है एक्स और वाई की, इनकी बैलेंस शीट में स्टॉक के एसेट्स में स्टॉक 18,000 लिखा हुआ है जो कि 10% लेस। तो 100 में से 10% लेस यानी कि 90% लिखा हुआ है। तो मुझे इसका 10% नहीं निकालना, मैं इसका 100% निकालता हूँ, 100/90। अब चेक करें, 20,000 आ गया। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर एसेट्स 20 की थी तभी तो 10% रिड्यूस होके ये 18,000 की नजर आ रही है। मैंने 100% निकाल लिया, या फिर मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसका 10% निकाल लेता हूँ। डिनोमिनेटर में 90 रखना है, 100 नहीं, बिकॉज मुझे जो गिवन वैल्यू है वो 90% है, तो भी 2000 ही आएगा। ऐसे 20,000 फुल वैल्यू आई तो ये मेरा गेन हो गया, ऐसे डायरेक्टली 2000 का गेन आएगा। आप डायरेक्टली इसका निकाल लेंगे तो 1800 आ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2000। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे।